वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। लास्ट स्लाइड है आज लास्ट का वीडियो है आज सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें कि कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट 6 आज अंतिम है। और इस तरह से हमारा सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आप इस पर जितने अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पे इंटेलेक्टस स्टडीज़ टाइप करके ग्रुप को ज्वाइन करिए। क्वेश्चन आंसर को वहाँ डिस्कस करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ से इन सभी वीडियोज़ का PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एज ए नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, तो चलिए आज का अंतिम वीडियो शुरू किया जाए। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लास्ट वीडियो में पहला टॉपिक है हमारा इमल्सन। क्या होता है इमल्सन? सो दीज आर द लिक्विड कोलाइडल सिस्टम दैट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनदर लिक्विड। इमल्सन क्या होता है? ये एक तरह का मिक्सचर होता है दो लिक्विड्स का, ठीक है, जिसमें कि एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक, दोनों ही लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अमाउंट में कम होता है, एक अमाउंट में ज़्यादा होता है, बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहाँ पे टूट जाता है और पूरे उसमें डिस्पर्शन मीडियम में फैल जाता है। ठीक, if a mixture of two immiscible or partially miscible liquids is shaken, a coarse dispersion of one liquid in another is obtained, which is called immersion. यदि दो ऐसे लिक्विड जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं या पार्शियली मिसिबल हो सकते हैं, उनको लेके अगर हम शेक करते हैं तो क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूट जाता है और डिस्पर्शन मीडियम में पूरे मिक्सचर में फैल जाता है एकदम फाइनली ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स हो जाता है। और ये अब जो हमको जो सिस्टम ऑब्टेन होता है इसी को हम बोलते हैं इमल्सन। फॉर एग्जांपल, अगर तेल को हम सरसों का तेल ले लेते हैं और उसको वाटर में डाल के खूब अच्छे से शेक करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा हेज़ी वाटर मिलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हेज़ीनेस क्यों आया है? क्योंकि ऑयल जो था वो छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्रेक हो गया है और पूरे वाटर में वो फैल गया है, इसलिए वो हमको हेजी वाटर सोल्यूशन मिलता है, जिसको हम इमल्सन नाम देते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्सन्स विच इज़ इन ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, O/W टाइप बोलेंगे इसको, या वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, सो WO सिस्टम बोलेंगे, यहाँ पे WO टाइप बोलेंगे। ठीक, इन द फर्स्ट टाइप वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्शन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्सन्स आर मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पोज्ड इन वाटर। पहले सिस्टम में OW लिखा है, मतलब कि ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर। तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम करेगा। और वहीं दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर डिस्पोज्ड इन ऑयल है, तो यहाँ पे ऑयल क्या होगा, हमारा एक डिस्पर्शन मीडियम की तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल बटर एंड कोल्ड क्रीम। ठीक, चलिए, इमल्सन ऑफ ऑयल and water are unstable, sometimes they separate into two layers on standing. ऑयल और वाटर का जो इमल्सन बनता है वो यूजुअली अनस्टेबल होता है और वो दो लेयर बनाने की कोशिश करता है और फाइनली वो बना लेता है अगर हम उसको स्टैंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस तरह से उसको शेक करने के बाद। तो कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। So for the stabilization of an emulsion, a third component called the emulsifying agent is usually added. उसको स्टेबल करने के लिए जिस अवस्था में हम शेक करके छोड़ते हैं उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में रहने के लिए हम एक थर्ड कंपोनेंट डालते हैं उस ऑयल सिस्टम में, या ऑयल वाटर सिस्टम या वाटर ऑयल सिस्टम में। उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और काफ़ी समय तक वो उसी अवस्था में, उसी कंडीशन में रह सकता है। ठीक, द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म एन इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम। ये जनरली जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे में फिर मिल नहीं पाते हैं, एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, लेयर में डिफॉल्ट हो गए नहीं। जो जहाँ पे जैसे है, जिस अवस्था में है वैसे ही रहेगा। तो क्या होता है, वो इनको एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है इंटरफेशियल फिल्म के द्वारा और मीडियम के बीच में, उस पार्टिकल और मीडियम के बीच में। द प्रिंसिपल
emulsifying agent for the oil water system or oil water emulsion are the protein, gums and soap. अगर ऑयल वाटर में डाला गया है तो वहाँ पे प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन, गम्स या फिर सोप, और भी बहुत सारे हैं एट्सेट्रा. एंड फॉर द वाटर ऑयल इमल्सन में द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग जो एजेंट्स हैं वो होते हैं हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स एट्सेट्रा. तो ये दोनों मीडियम में प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं उनका नाम भी हम लोगों ने दे दिया है. एक फिगर देखिए यहाँ पे ब्लू है ऑरेंज में, तो ब्लू वाला हमारा क्या होता है डिस्पोज्ड फेज होता है जो वाटर है, और जो मीडियम है वो ऑयल है. तो यहाँ पे OW टाइप है, ये WO टाइप है. उसी के बगल में OW टाइप का मीडियम दिया गया है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह का हमारा इमल्सन होता है और कैसे कैसे यहाँ पे बनते हैं. सो इमल्सन्स कैन बी डाइल्यूटेड with any amount of the dispersion medium. On the other hand, the dispersed liquid when mixed form a separate layer. देखिए जब इमल्सन बनता है, इमल्सन को हम डाइल्यूट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम से. जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को मिलाया गया है, अगर हम उस मीडियम से डाइल्यूट करते हैं तो किसी भी एक्सटेंट तक मिला सकते हैं, ठीक है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वहाँ पे उस मीडियम के अलावा उस डिस्पर्स्ड फेज वाले सिस्टम को हम उसमें मिलाते हैं तो वो एक सेपरेट लेयर बनाएगा, ठीक है. एंड द ड्रॉपलेट्स इन इमल्सन्स आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स. जनरली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारा उस इमल्सन सिस्टम में वो जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में आसानी से प्रेसिपिटेट भी कराया जा सकता है. सो दे ऑल्सो शोन द ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट. Emulsions can be broken into the constituent liquids by freezing, heating or centrifuging etc. हमारा जो इमल्सन होता है उसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशंस की मेन प्रॉपर्टी होती है ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, जिसको हम उस इमल्सन सिस्टम में भी शो कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं. और इमल्सन्स की बात करें तो इमल्सन्स में जो सिस्टम है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, इन सब दोनों को अलग भी किया जा सकता है, इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है बाय फ्रीजिंग, बाय हीटिंग और बाय सेंट्रीफ्यूगिंग. सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूग मशीन में हम एक्सटर्नल आरपीएम पे, हाई आरपीएम पे जब किसी सिस्टम को रोटेट करते हैं तो वो जो सॉलिड पार्टिकल होता है या जो कम अमाउंट में होता है वो सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे वो डाउन साइड में सेटल हो जाता है. तो ये सारे सिस्टम से हम उसको वहाँ पे अलग भी कर सकते हैं. इसमें ही हमारा नेक्स्ट आता है जेल्स. जेल क्या होता है? बहुत लोगों ने जेल पेन सुना होगा, जेल हेयर में लगाते हैं वो होता है. और एक जेल की बात करें तो जेली होता है जो हम खाते हैं बच्चे लोग. तो जेल क्या होते हैं? अ जेल इज अ जेली लाइक कोलाइडल सिस्टम इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम. मतलब सॉलिड में हम थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे तो वो जेल बनाता है. सो जेल मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द इलास्टिक जेल. क्या होता है ये? दीज आर दोज विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. दे चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग द फोर्स एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप व्हेन द शेप इज रिमूव्ड. For example, gelatin, starch and soaps are the example of the substances which form the elastic gel. इलास्टिक जेल ऐसे जेल होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है. बाय नेम इट इज़ क्लियर दैट इलास्टिक जेल जो होता है वो इलास्टिसिटी कंटेन करता है, ठीक. जब हम उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही हम वहाँ से फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाते हैं. दैट इज़ द इलास्टिसिटी. क्या हो रहा है? दैट इज़ द इलास्टिसिटी. और इसके एग्जाम्पल में हम बात करें तो जिलेटिन, स्टार्च एंड सोप्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं इलास्टिक जेल के. आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नॉन इलास्टिक जेल्स. सो दीज आर द दोज जेल्स विच आर रिजिड. यहाँ पे एक बार हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में जो चेंजेस आ गए दोबारा वो रिटर्न टू ओरिजिनल शेप में नहीं होगा, इसलिए ये कैसा है? नॉन इलास्टिक जेल. फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल विच आर प्रिपेयर्ड बाय अप्रोप्रिएट केमिकल एक्शन. दस द सिलिका जेल इज
produced by adding concentrated HCl to the sodium silicate solution of correct concentration। इसके एग्जांपल में सिलिका जेल है, जिसका हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक थिन लेयर बनाते हैं सिलिका जेल को यूज़ करके। वो एक बार बन गया, दोबारा ब्रेक हो गया, दोबारा उसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। और ये कैसे बनता है? सिलिका जेल को जो प्रिपेयर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, वो जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl को सोडियम सिलिकेट में, ठीक है, सोडियम सिलिकेट में कॉन्सेंट्रेटेड HCl को एक करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में मिलाया जाता है, तब वहाँ पे सिलिका जेल हमको मिलता है। अब जेल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहला होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर से ट्रीटमेंट करना वहाँ पे होता है। ए कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड इलास्टिक जेल कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग वाटर टू इट। इलास्टिक जेल है तो उसको ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है, और वो एक तरफ से जब कंप्लीट ड्राई हो जाता है, जिसको कंप्लीटली डिहाइड्रेट बोलते हैं, फिर से अगर हम उसमें वहाँ वाटर ऐड करते हैं तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल प्लेस में चला आता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक जेल की। बात करते हैं स्वेलिंग की। तो पार्शियली डिहाइड्रेटेड इलास्टिक जेल्स इम्बाइब वाटर व्हेन इमर्स्ड इन द सॉल्वेंट। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द जेल विच इज़ कॉल्ड द स्वेलिंग। तो इम्बाइबेशन क्या होता है? जब किसी सॉलिड चीज़ को हम पानी में डुबो देते हैं तो धीरे धीरे वो पानी को सोखता है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और जैसे जैसे वहाँ पानी को एब्जॉर्ब करता जाता है, धीरे धीरे उसके शेप में बढ़ोतरी होती है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। तो पार्शली डिहाइड्रेटेड इलास्टिक जेल जो होता है, जब उसको हम किसी सॉल्वेंट मीडियम में या डाल देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है इम्बाइबेशन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, उस जेल की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और जो ये वॉल्यूम बढ़ता है इसी को हम बोल देते हैं स्वेलिंग। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं सिनरेसिस क्या होता है। सिनरेसिस, इनऑर्गेनिक जेल्स ऑन स्टैंडिंग लूज वाटर एंड श्रिंक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनरेसिस। दो टर्म हमारे यहाँ पे हैं, सिनरेसिस एंड थिक्सोट्रॉपी। अनयूजुअल है लेकिन याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ देता है नीट के क्वेश्चन पेपर में कि सिनरेसिस क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, तो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिट। ओके, सो सिनरेसिस का मतलब होता है जब इनऑर्गेनिक जेल को हम छोड़ देते हैं, स्टैंडिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, ये वाटर को लूज कर देता है और सिकुड़ जाता है। तो इसी सिकुड़ने के प्रोसेस को ही बोलते हैं सिनरेसिस। और थिक्सोट्रॉपी की बात करें तो सम जेल्स रिवर्ट बैक टू द लिक्विड सॉल ऑन एजिटेशन। दिस रिवर्सिबल सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, कुछ जेल क्या होते हैं अपने लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं एजिटेशन करने पे। तो ये जो रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है सॉल जेल की ट्रांसफॉर्मेशन की, इसी को बोलते हैं क्या, थिक्सोट्रॉपी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ द कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं। तो उन्हीं सब थोड़ी सी चीज़ों को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हम देखते हैं, जो हमको याद नहीं रहते, लेकिन होता है हमारे आसपास के डेली लाइफ में ही होता है। सो कोलॉइड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एंड द इंडस्ट्री। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द colloids are listed below, that is food, medicine, paints, purification of sewage water, formation of delta, purification of blood and tanning etc. और भी आगे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है या उसका एप्लीकेशन बोल लेते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस का हम यहाँ पे क्या होता है उसका एप्लीकेशन करते हैं। सो टैनिंग क्या होता है, सो एनिमल लेदर स्किन इज सॉफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेरी फाइन ग्लोब्यूल ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन द पोर्स ऑफ द स्किन। दीज ग्लोब्यूल्स आर कोलॉइडल इन नेचर। जो जानवरों की चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पोर में होता है वहाँ पे ऑयल के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे फैट भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लोब्यूल्स जो होते हैं कोलॉइडल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो व्हेन दिस सॉफ्ट लेदर स्किन इज प्लेस्ड इन द सॉल्ट वाटर, दिस ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स कोएगुलेट एंड सेटल डाउन। जैसे ही इनको हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो ये ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो एनिमल का स्किन है उसको ड्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। सो नाउ व्हेन द एनिमल
hides are dried, they become hard, and this process of making soft leather to hard leather by dipping it in the salt solution is called the tanning. अब यहाँ पे जो हमने उसको सॉफ्ट को थोड़ा डिप करके हार्ड किया है, उसकी जो चमड़ी को थोड़ा ड्राई कर देंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है कि सॉफ्ट लेदर को हम हार्ड लेदर में कन्वर्ट करते हैं बाय डिपिंग इट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज़ नोन एज द टैनिंग। उसी को ही हम बोलते हैं टैनिंग। यूजुअली द क्रोमियम सॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर द टैनिंग। क्रोमियम सॉल्ट्स को जनरली यूज़ किया जाता है इस टैनिंग प्रोसेस में। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज द सिल्वर हैलाइड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉर्प्शन, सम डाइज लाइक ईओसिन, फ्लोरेसिन एट्सेट्रा। कुछ ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन का एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी होता है जो एज एडजॉर्प्शन करने के बाद एज लाइक इंडिकेटर वर्क करते हैं। सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड का जो सरफेस होता है जिसको प्रेसिपिटेट होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है वो कुछ डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद से एज ए लाइक इंडिकेटर वर्क कर लेता है। और डाई कैसे होते हैं? जो डाई एब्जॉर्ब करते हैं सिल्वर हैलाइड वो जनरली होते हैं ईओसिन, फ्लोरेसिन एट्सेट्रा। In the case of the precipitation titration of the AgNO3 silver nitrate versus the sodium chloride, the indicator is adsorbed at the end point producing a characteristic color on the precipitate. सिल्वर नाइट्रेट का जब हम टाइट्रेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो वहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होता है, जो इन रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होने के बाद ही हमको वो कलर शो करता है। वो अपना इंड पॉइंट शो करेगा जब वहाँ पे उसको एड्जॉर्ब होने के बाद अपना कलर शो करेगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। इंडिकेटर जो कि एड्जॉर्प्शन होने के बाद अपना कलर शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर्स, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट्स एट्सेट्रा ऑल आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। So colloidal solutions of the graphite in water is called aquadag, while that in oil is called the oil dag. ये एग्जाम में बहुत पूछता है aquadag क्या होता है, oil dag क्या होता है, जनरली नहीं पता होता है। तो ग्रेफाइट का जो कोलाइडल सॉल्यूशन हम वाटर में प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं aquadag, और जब इनका सॉल्यूशन हम कोलाइडल सॉल्यूशन ऑयल में प्रिपेयर करते हैं तब इसको बोला जाता है oil dag। आई बात समझ में। चलिए, गोल्ड सॉल्यूशंस इन वाटर इज कॉल्ड द पर्पल ऑफ कैल्शियम। याद रखना है, पर्पल ऑफ कैल्शियम क्या होता है? गोल्ड सॉल्यूशन इन वाटर। सो कोलाइडियन इज अ सेलुलोज नाइट्रेट एंड इथाइल अल्कोहल कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइडियन एक एप्लीकेशन होता है जो कि हम इसका यूज़ क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा ऊपर, यहाँ पे सजेस्टेड वीडियो करके आएगा, आप देख लीजिएगा। सो कोलाइडियन इज अ सेल्यूलोज नाइट्रेट एंड इथाइल अल्कोहल कोलाइडियन सॉल्यूशन, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। सो स्मोक इज़ अ कोलाइडल पार्टिकल, हम सब जानते हैं, सच एज द कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट लाइक एट्सेट्रा आर इन द एयर दैट इज फॉर्मिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन। सो द स्मोक before it come out from the chimney is lit through the chamber containing plates having a charge opposite that carried by the smoke particle. स्मोक जो होता है चिमनी से बाहर आने से पहले उसको एक ऐसे चैम्बर से पास कराया जाता है जिसमें कि उस चैम्बर में एक प्लेट लगी होती है, एक या पेयर ऑफ प्लेट्स होती हैं या एक प्लेट बोल लें, जो वो चार्ज कैरी करता है जो कि स्मोक कैरी करता है, उसके अपोजिट चार्ज को वो कैरी करता है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, द पार्टिकल ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दीज प्लेट्स लूज देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। और जैसे ही ये स्मोक पार्टिकल्स उस प्लेट्स के कांटेक्ट में आते हैं अपने चार्ज को भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अपने चार्ज की प्रॉपर्टी को लूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अब वो प्रेसिपिटेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। So the particle thus settle down on the floor of the chamber and the precipitator is called Cottrell precipitator। याद रखना Cottrell precipitator क्या होता है। ठीक है, अब जो पार्टिकल जो होता है हमारे उस चैम्बर के बेस पे फ्लोर पे सेटल हो जाता है और जिस प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है Cottrell precipitator।
जो कि फिगर में आप देख रहे होंगे, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर होता है। हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाया हुआ है 30,000 वोल्ट या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से स्मोक को पास करते हैं इस चैम्बर में, यहाँ से जो भी चार्ज पार्टिकल कैरी करता है, जो स्मोक होगा उसके अपोजिट में। जैसे ही स्मोक यहाँ से इसके कांटेक्ट में आता है, जो पार्टिकल हैं अपने चार्ज को लूज़ करके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। बाकी बची जो एयर होती है उसको यहाँ से गैस के फॉर्म में बाहर निकाल दी जाता है, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर ऑफ स्मोक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्टिफिशियल रेन क्या होता है। बहुत सुना होगा आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, बट व्हाट इज़ इट, क्या होता है ये। सो इट कैन बी कॉज्ड बाय द स्प्रेइंग द अपोजिटली चार्ज्ड डस्ट और फाइन सैंड और प्रेसिपिटेट लाइक AgI, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड हैज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर टू द आइस, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं हम, बादलों के अंदर जाके अपोजिट चार्ज जो कि वहाँ पे कैरी करते हैं, उस अपोजिट चार्ज को वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं लाइक सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में। तो फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में सैंड और डस्ट जो रखे हुए हैं उसके अपोजिट चार्ज सिल्वर आयोडाइड स्प्रे कर देते हैं, जो कि आइस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, चार्ज को एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं और फिर वो प्रेसिपिटेट करके नीचे चले आते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो यही होता है हमारा आर्टिफिशियल रेन। अच्छे से पढ़िए इसको, अंतिम चैप्टर था, चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। आज हमारा ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री समाप्त होता है। और जो भी डाउट हो आपके, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इंटेलेक्टस स्टडीज तो टाइप करिए, वहाँ पे सर्च करिए और वहीं पे ग्रुप को ज्वाइन करके उसको क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लीजिए। और इसका PDF फॉर्म और किसी भी और वीडियो का PDF फॉर्म भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एज अ नोट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आए बात समझ में। चलिए, वीडियो का लाइक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जो कि इम्पोर्टेंट ही होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।